बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं। और बंगाल के पहले फेज में जबरदस्त वोटिंग इस वक्त चल रही है। 5 घंटों का मतदान लगभग हो गया है 152 सीटों पर कुल, और कहीं 45%, कहीं 48%, पश्चिमी मेदिनीपुर में 48%, पूर्वी मेदिनीपुर में 46%, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में 45% वोट अभी तक आ चुका। और ये मानिए कि ज्यादा वोट हो चुका होगा क्योंकि डेटा आने में टाइम लगता है। और मालदा में 42% वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है अभी तक जितनी जानकारी आई है। साउथ दिनाजपुर और बीरभूम में 45% के करीब, बांकुरा और झारग्राम में 47% के करीब, पश्चिमी बर्धान में 44%, पुरुलिया में 43%, झारग्राम में 47%। ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे त्रिपाठी जी की वोटिंग बंगाल में अच्छी होती ही है, लेकिन अब एसआईआर के बाद जो है, क्योंकि उसमें फर्क पता चलेगा भाई, सर डेड वोट वगैरह सब अगर हटेगा तो वैसे तो कुछ कहते हैं कि और बढ़ना चाहिए मतदान बढ़ना चाहिए। 90 के ऊपर तो पक्का है, 90 के ऊपर, 90 के ऊपर तय है। अच्छा, 90% में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा लोग जो हैं किस ओर इशारा कर रहे हैं, परिवर्तन चाहिए या जो है वही उसी को रखना चाहते हैं वो। उससे पहले सुबह से आप भी देख रहे हैं सर माहौल बंगाल का, क्या अभी तक की आपकी असेसमेंट पहले दिन की वोटिंग? मैं इस बात से सहमत हूँ प्रधानमंत्री जी की भी, और कि चुनाव में वायलेंस नहीं हुई है। जो आमतौर पर हम लोग रेगुलर मतलब रोजाना इस पर चर्चा करते रहे कि बंगाल की एक हिस्ट्री रही है कि वो इलेक्टोरल वायलेंस वहाँ पर होती है। तो वो यदि वायलेंस नहीं हुई है और लोग वोट डालने आए हैं तो ये अच्छी बात है कि किस तरह का है। लेकिन ये तो है ही कि वहाँ पर 82-83% पिछली बार भी थी और अच्छा वहाँ पर मतदान होता है। अब ये मतदान क्या 90% पहुँचता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन बेहतर बात है कि जो मतदान हुआ है वो बेहतर तरीके से हो रहा है और अभी शांतिपूर्ण चल रहा है। तो आज इस पर ये चर्चा करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कर भी नहीं सकते। हाँ, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन अच्छा है कि अच्छी वोटिंग। लेकिन आप भी इस व्यू के हैं कि वायलेंस नहीं होना, यानी शांतिपूर्ण, शांति बरकरार रहना, ये बीजेपी को फायदा कर सकता है? मैं ये मानता हूँ कि जब 2,40,000 सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेज के लोग लगाओगे, मतलब 269 वोटर पर एक सुरक्षाकर्मी लगा हुआ है, उसके बाद भी वायलेंस हो। यदि मैं पिछली बार का आंकड़ा देख रहा था कि जो लोकसभा चुनाव थे उसमें देश भर में 3,40,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे देश भर में। 2 लाख, यहाँ 2,40,000। हाँ, और यदि उसके मुकाबले में उनके नेबरिंग स्टेट को देखें, असम को, जो बहुत छोटा भी है, वहाँ पर 20,000 है। तो पूरे देश में 3.5 लाख लगे मोटा मोटा, यहाँ 2.5 लाख लगे। यहाँ 2.5 लाख लगे। कोई वजह होगी सर? वायलेंस की वजह होगी, बड़ी वजह समझा होगा इलेक्शन कमीशन ने कि वायलेंस ज्यादा होती है तो उस पर ध्यान दिया होगा। देखिए आज भी मैं, हालांकि प्रधानमंत्री की रैली जो है वो दूसरे फेज की सीट पर हो रही थी, आज भी वोटिंग के दिन भी उनकी आप सभा को दोबारा उठा के सुनिएगा, करीब 30-35 मिनट की या 40 मिनट की मैक्सिमम वो सभा उन्होंने की है। मुझे लगता है आधा वक्त वो यही बात करते रहे, डरना नहीं, घबराना नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, अब डरेंगे गुंडे, वोटिंग डे तक। देखिए ये स्वाभाविक है, इसलिए कि बंगाल में जो यहाँ पर जो जिक्र हुआ, डर एक ऐसा चीज था बंगाल के अंदर जो वोटिंग को प्रभावित करता था। यदि आप तृणमूल कांग्रेस के नहीं हैं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। यही काम पहले सीपीएम किया करती थी। यदि आप सीपीएम के वोटर नहीं हैं तो आपको वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। अब वही काम जो है वो पिछले 3 चुनावों से जो है वो तृणमूल कांग्रेस कर रही थी। अभी जिक्र हुआ ना कि भाई इतने सीआरपीएफ फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाने पड़े। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग का ये आकलन था, ये पूरा देश जानता था कि बंगाल के अंदर जो हिंसा होती थी वो 80 के दशक में जो बिहार वगैरह और उत्तर प्रदेश में हिंसा हुआ करती थी, उस प्रकार की हिंसा आज भी वहाँ पर वर्तमान है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर एक पक्ष हम भूल जाते हैं, साइलेंट, जिसको हम कहते हैं साइलेंट टेरराइजिंग, जो गाँव के आसपास होता है, जो गाँव के जो बूथ होते हैं। अब गांव में हर घर पे जाकर के तो आपका कोई सीआरपीएफ का जवान लगा हुआ नहीं है। सीआरपीएफ का जवान हर घर से उठा करके तो लाता नहीं है कि आप चलिए वोटिंग करने जाए। उनके मन में आज भी ये डर है कि कहीं ममता बनर्जी जीत गई तो फिर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा इस गांव में। ये जो डर है, मैं बार बार इसको कहता हूं, ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। ये धब्बा है लोकतंत्र पर, और इसके लिए ये आवश्यक था कि यहां पर इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाए। मुझे लगता है कि यदि लोग खुल करके मन से बाहर आकर के यदि चुनाव वोट करेंगे, जिसकी पूरी संभावना है,
मुझे नहीं लगता है कि इस फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से कम भी सीटें जीतने वाली है। अच्छा एक लाइन में जोड़ दूं के लिए भय को लेकर कि अगर किसी स्टेट में 83% वोटिंग होती है तो वो भय के बाद होती है। 83% वोटिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब इससे ज्यादा तो कहीं देश भर में नहीं हो रही, तो क्या वो भय से वोटिंग हो रही है? भय के बाद अगर 83% वोटिंग हो रही है तो ये आप माहौल बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भय हो रहा है, लेकिन 83% वोटिंग अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है कि लोग वोट डालने वहां पर आ रहे हैं। वायलेंस वहां पर होती है वो अलग इशू है। और कोई पार्टी 3 से 77 एमएलए पर पहुंच जाए तो वो क्या भय के बाद हो रही है? अच्छा सर, वोटिंग का अभी तक का आंकड़ा मैं दे देता हूँ। एक आंकड़ा मैं दे देना चाहता हूँ। एक बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है 62.18%, 62.18 दोपहर के 1:30 बजे, ये 1 बजे तक का है। तो 1 बजे तक 60% वोटिंग का बहुत कम चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है। मुझे तो नहीं रिसेंटली याद। हाँ, सर में आ गया एक मिनट। संदर्भ के तौर पर बता दूं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 83% मत बहुत होता है और उसमें बहुतायत, चूंकि कॉन्टेस्ट जब बहुत टाइट होता है तो दोनों तरफ से लोग जाते हैं। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जानता हूं, लोगों को जानता हूं, जहां किसी एक का प्रभुत्व होता था और वो छापा वोटिंग जब चलती थी तो पूरा का पूरा वोट उसी हिसाब से 3 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता था। लाइन कम होती थी लेकिन प्रतिशत बढ़ जाता था। बंगाल में ये होता आया है, ये बाकायदा इसके मतलब जिसको साइंटिफिक रिगिंग कहते हैं, जिसको छापा वोटिंग कहते हैं, जिसको बूथ जैमिंग कहते हैं, वो होता रहा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने भी वो लड़ाई लड़ी है, जैसे ममता लड़के यहां आई, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई लड़नी है। तो हम दोनों तरफ से कह सकते हैं कि इतने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इतनी हिंसा थी, लेकिन हाँ, लड़ाई तो हो रही है। 1 बजे तक 62.18% मतदान, और उसमें भी सबसे ज्यादा बांकुड़ा में 64.5%, बीरभूम में लगभग 64%, दक्षिण दिनाजपुर में 63% वोटिंग हो चुकी है। सर मैं वो एक लाइन से जोड़ना, कभी आपने ऐसा सुना है कि जो दूसरा साइड है वोट देने वाला जी, उसको वोट देने से 2 दिन पहले ही जो है उसके सारे जो वोटिंग आई कार्ड वगैरह अपने जेब में रख ले तृणमूल कांग्रेस, और बोले कि अब तुम वोट देने नहीं जा सकते हो, और उसका भी वोट पड़ जाता था। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर साहब बताएं आपका। देखिए, इसमें भय का जो मुद्दा है ना, वो ओवर प्ले किया जा रहा है। वो ओवर प्ले इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग को ये फील कराया जाए कि तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता में है वो सिर्फ भय के आधार पर है। अगर वो भय के आधार पर होती तो सीपीएम पहले भय के आधार पर ही थी, जिसको रिमूव किया तृणमूल कांग्रेस ने। तो भय को ओवर प्ले इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग को ये लगे कि देखो, आपको डरा डरा के आपको कन्विंस किया जा रहा है कि आप वोट करो। 83% मतदान हुआ था पिछले बार, इस बार 90% मतदान होगा। वो इसलिए भी होगा कि बहुत सारे प्रवासी बंगाली जो बाहर थे, उनको सर के बाद, एसआईआर के बाद वो डर लगने लगा है कि उनका जो वोट है या जो उनकी नागरिकता है वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस बार वोटिंग बहुत ज्यादा होगा। 1 बजे तक भी आपने बताया कि 63% वोटिंग हो चुकी है, 61% वोटिंग हो चुकी है। तो भय को ओवर प्ले करके यहां दिखाया जा रहा है, और साथ में यह भी दिखाया जा रहा है कि देखो 2,40,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज लगाई गई हैं, तो भय के चलते आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब 83% वोट होता है, गुप्त मतदान होता है, मैक्सिमम लोग ये जानते हैं, तो वहां क्या करेंगे? कोई भी भय दिखाकर उनसे वोट ले सकता है। मुझे तो इसमें थोड़ा सा शक है। लेकिन एक बात तो है कि अगर वोटिंग ज्यादा होगी, परसेंटेज ज्यादा होगी और एसआईआर का कुछ असर हुआ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन यह भी कह देना कि सिर्फ भय के चलते ही तृणमूल कांग्रेस उतने दिनों तक सत्ता में रही है, मुझे लगता है ये चलें ठीक है सर, ये दोनों तरफ की बात आपने सुनी। अब लोग क्या कह रहे हैं वोटिंग के दिन? आमतौर पर जब हम भी जाते हैं और इलेक्शन डे पर बात करने के लिए माइक लेकर के कि आप क्या चाहते हैं इस चुनाव में, तो ये पहले कहते हैं कि भाई पार्टी का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है व्यक्ति लाइन में लगा होता है, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बात कैसे कहता है, इसको आप देखिए। अब जैसे महिला वोटर की बात है, ममता बनर्जी देश की 2 में से 1 महिला मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ जाहिर तौर पर उनके पीछे महिलाओं की एक बड़ी तादाद समर्थकों की है। उनके शासन के पीछे, उनके सत्ता में रहने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। महिलाओं को पार्टी में रिप्रेजेंटेशन भी वो देश में सबसे ज़्यादा देती हैं, ये बात भी सच है। लेकिन इधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का और उनकी पार्टी बीजेपी का भी पूरा फोकस वो महिला वोट पर ही था। अब उनको क्या कहना है, देख लीजिए आप। क्या नाम है माता जी आपका? गीता भट्टाचार्य। गीता भट्टाचार्य। क्या करती रही? पढ़ाती थी, टीचिंग में थी, क्या थी? अच्छा, बहुत उम्र। ये बताइए कि जब वोट करने आई घर से, तो क्या सोच के आज निकली थी? क्या करने का इरादा है? शांति चाहिए। शांति। अभी शांति है कि नहीं है? शांति को थाओ नहीं। नहीं है। शांति को थाओ नहीं। शांति नहीं है, शांति चाहिए, मतलब परिवर्तन चाहिए, राइट?
क्या सोच के वोट किया? क्या उम्मीद? हमें शांति चाहिए। शांति भी नहीं है। ना ठीक है तो और भी माने ज्यादा चेंज। ठीक है क्या नाम है आपका? शोभिता चटर्जी। शोभिता चटर्जी। चटर्जी। तो आज क्या सोच के किस इरादे से निकली हैं आप वोट करने? चेंज करने को। फॉर चेंज, परिवर्तन चाहिए। हाँ। तो अभी दीदी का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या उसमें कमी दिख रही है आपको? ये दुर्नीति है इसीलिए, अच्छा और अब बहुत कुछ है। अच्छा, महिला सुरक्षा, वुमेन सिक्योरिटी भी हाँ, और अवश्य बहुत सारा जो वो भी इशू है। चेंज चाहती हैं आप, ठीक है। निकली आज शांति चाहिए। अभी शांति नहीं है कि है बेटर बेटर और बेटर चाहिए। तो क्या इरादा है? चेंज तो जरूर चाहिए। अच्छा, चेंज, वोट फॉर अ चेंज। क्या करना चाहती हैं? ऑब्वियसली चेंज ही होना चाहिए। चेंज, शांति, हमें ये चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। एक शब्द पकड़ा, मैं तो नहीं समझ पाया था, दुर्नीति। जब ममता जी का सवाल आया कि उनके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा दुर्नीति चल रही है। कितनी बुजुर्ग महिला आई हुई थी 83 ईयर्स की, वो सबसे पहले उन्होंने कहा शांति होनी चाहिए बंगाल में। अभी देखिए, हम भी 20 मिनट से यही बहस कर रहे थे कि भाई ये चुनाव है क्या, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या सुरक्षा ही है? त्रिपाठी जी, और मैं ये भी डिस्क्लेमर लगा दूं, ऐसा नहीं है कि उस लाइन में सारे लोग जो खड़े थे सब यही कह रहे थे, ये एक वो दूसरे पक्ष के लोग भी थे। लेकिन मैंने एक सैंपल के तौर पे आपसे कहा था, वो ज्यादातर महिलाओं का जो है मुद्दा वो शांति है। बहुत से लोग उसमें से परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जी त्रिपाठी, देखिए, एक मतलब जिसको हम कहते हैं ना, कई बार हम लोग जब टीवी पर बात कर रहे होते हैं तो जो इसको सुन रहे हैं उनको तो ये समझ में आएगा ना कि ये लोग जो कहानी कुर्सी के में 5 लोग खड़े हो गए हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, तो ये कुछ रिलेट करता है कि नहीं करता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल 2004 में उन्होंने एक आंकड़ा, 4 या 5 में एक आंकड़ा दिया था, और उन्होंने कहा कि देश में 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी। 1 करोड़ 20 लाख देश के 17 राज्यों में हैं। 2001 तक का वो आंकड़ा था। ममता जी ने 2005 में अपनी एक लिस्ट लेके आई थी, उसको लोग भूल गए। उन्होंने कहा ये वाली इंडियन वोटर लिस्ट है, ये वाली बांग्लादेशियों की वोटर लिस्ट है। उसके बाद ममता जी की सरकार आ गई 2011 में। उसके बाद से वो सारे पता नहीं कहां गायब हो गए। कपूर जैसे जल के खत्म हो जाता है ना, वैसे खत्म हो गया। तो हमको आपको खत्म है। टीवी की डिबेट कोई करेगा, अच्छा चलो यूपी एक समय में इतने गए, अभी भाजपा कह रही कितने निकाल पाई, लेकिन उनके घर के बगल में रह रहे हैं भाई, उनको वो अशांति दिख रही है। उनको रोज होने वाला जो हिंसा है, जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उनको दिख रहे हैं। हर्षवर्धन जी, एक चीज जोड़ दूं, श्री प्रकाश जायसवाल तो बाद में आए, उससे पहले इंद्रजीत गुप्त जो थे वो सीपीआई के थे और होम मिनिस्टर थे। उन्होंने भी कहा था कि 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के बसे हुए मैं हैं। ये इसलिए कह रहा हूं ये बीजेपी के होम मिनिस्टर का सवाल नहीं है। अभी एक नया ये चल गया है कि आप तुरंत कहते हैं घुसपैठिए कहां है बताइए, जी निकले नहीं। तो 1 करोड़ 20 लाख 2001 में श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था, और अगर उसके बाद मान लें कि 1 लाख भी घुसपैठिए निकाल दिए गए हैं तो उतने के उतने बचे हुए। 1 करोड़ 20 लाख का मतलब वो कितने होंगे उसका अंदाजा नहीं। वहां पर उनको रोज ये जूझना पड़ता है, रोज ये मुश्किल होती है। और जब गवर्नमेंट उस तरह की एनार्की के साथ खड़ी होती है, उस तरह की हिंसा के साथ खड़ी होती है, तो पब्लिक रिएक्ट करती है। अगर वहां सीएपीएफ इतनी खड़ी है, उसकी जरूरत है, तो निश्चित तौर पर वो वोट देने जा भी पा रहा है और बोल भी पा रहा है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि अभी भी आप ये कह दें गांव का जो माहौल है, चूंकि अगर शहरीकरण हो गया होता तो शायद उसकी गुंजाइश ज्यादा बनती। गांव में फोर्स लग भी गई तो साहस करके निकल के वोट दे पाना उतना आसान नहीं होता है जो पावरफुल लोग होते हैं। अरे वो देखिए ना, इसके अलावा खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए वो पिछले कुछ 1.5 वर्ष के अंदर, तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, वो भी बहुत ज्यादा उनको सुर्खियां मिली और बीजेपी ने फिर उसको बहुत प्ले आउट किया, उसको कैंपेन बनाने की भी कोशिश की थी। कितना कामयाब हुआ वो अलग बात है। तो ये जो महिला वोटर वाली बात है सर, ये बहुत क्रूशल बात हो सकती है सिलेक्शन की। इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए ये शिफ्ट ही जरूरी है। अगर ये चुनाव का नतीजा बदला तो महिला वोटर का ही वोट शिफ्ट हो सकता है कि कितना वोट हो, क्योंकि 50% वोटर अभी तक ममता दी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, 35-38% बीजेपी के साथ है। तो यदि वो उसमें से 5-7% का शिफ्टिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाता है, और उसमें ये फैक्टर, फियर फैक्टर जो है कि शांति चाहिए या डर लगा हुआ है, ये फैक्टर यदि कामयाब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मदद हो सकती है। कि अब वो कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, आपने भी कहा कि जिन लोगों को दिखाया उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, हम नहीं दिखा पाए, तो वो अलग इशू है। लेकिन कितना होगा, लेकिन महिला वोटर ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुस्लिम फैक्टर के लिए बहुत हम लोग चर्चा करते थे। मुस्लिम फैक्टर में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता कि उससे कोई बदलाव आएगा चुनाव में,
क्योंकि वो तो है ही ममता जी के साथ, उसमें से कोई 75% पिछली बार वोट मिला है, अब उससे ज़्यादा कुछ बड़ा फर्क पड़ जाएगा 2-3% का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वुमन वोटर जो है वो कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है ये है। और ममता बनर्जी की ये छवि कि भाई वो महिला लीडर है, टीएमसी के पास सबसे ज़्यादा एमपी हैं, सबसे ज़्यादा एमएलएज हैं, सबसे ज़्यादा टिकट दिए हैं और सबसे ज़्यादा योजनाएं भी उन्होंने चलाई है, इसको कैसे काउंटर करती है भारतीय जनता पार्टी फियर फैक्टर के अलावा, वो महत्वपूर्ण होगा। एक और देखिए आप वोटर के मन की बात, चंडीपुर में वहां भी खूब जबरदस्त वोटिंग चल रही है और बंगाल का मूड इस बार कैसा है बता रहे हैं लोग। कहां रहते हैं, कलकत्ता या नहीं, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से एक वोटर आया है, वो क्या सोच के वोट कर रहा है? वो देने के लिए आया इधर, वोट देने के किस लिए। मुद्दे पे दे रहे हैं? वो मोदी के। मोदी के सीधा नाम दे रहे हैं दादा? मोदी के, उड़ीसा था। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं, मोदी को वो वोट देने का सीधी बात कर रहे हैं। हाँ। तो 21 में और 26 में बदलाव क्या है? बदल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा बदल। बदल पड़ेगा, बदल पड़ेगा, बदल करना पड़ेगा। बदल करना पड़ेगा। सरकार बदल पड़ेगा। वो तो बदल करना ही, तो हर टाइम करना ही पड़ेगा। इतना खुल के पहले बोल पाते थे? चोर सरकार वो तो करना पड़ेगा ना, उसको कैसे ही चल रहा है। देखो माँ बहन में ये करने के लिए दिक्कत नहीं है, पूरा जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, आने के लिए वो दिक्कत हो रहा है, उसको तो करना पड़ेगा ना, बदल तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसका पक्ष भारी लग रहा है, सरकार बरकरार है कि बदलाव है? बदला है, बदला है। बीजेपी चल रहा है सीधे? हाँ, सीधे बीजेपी, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, बदलाव दिख रहा है बिल्कुल। बीजेपी सीधे? सीधे ममता से नाराज है महिला आपकी बात? मोदी दादा के चाहिए। मोदी दादा के चाहिए, ममता नहीं मोदी चाहिए। अम्मा कौन चाहिए? मोदी दादा के चाहिए मेरा। मोदी दादा के चाहिए। बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हैं तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं, चुनाव में क्या होगा आपकी बात? कौन आएगा? हाँ, मेरा ऐसा बीजेपी आएगा। आप बदलाव दिख रहा है आपकी बात? हाँ, मैं बदला देख रहा हूँ। अच्छा, आप पहली बार वोट डालने आए हैं? दूसरी बार। दूसरी बार। क्या करते हैं? काम करता हूँ कंपनी में काम करते हैं। कहाँ? वर्धमान। वर्धमान से वोट डालने के लिए चंडीपुर आए हैं। एक युवा जो वर्धमान में काम करता है, क्या सोच के वोट कर रहा है, क्या मन में चल रहा है? पलटाना दरकार। पलटाना दरकार। बंगाली में बोल रहे हैं बदलने की जरूरत है। कंपनी का काम करता। कंपनी का? कहाँ? खड़गपुर। खड़गपुर से वोट देने आए, 90-100 किलोमीटर दूर है यहाँ। हाँ, 100 किलोमीटर दूर है। एक युवा जो 100 किलोमीटर दूर घर से काम करता है, वो क्या सोच के वोट दे रहा है? तो वो लोग हैं जो खुल के कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, अभी उन्हीं की बात आपने सुनी है। मैं आपको थोड़ी देर में वो पक्ष, उन लोगों की बात भी सुनाऊंगा जो कहते हैं हमें परिवर्तन नहीं चाहिए, ममता चाहिए, तो क्यों चाहिए, वो बात भी होगी। लेकिन इसमें अगर आपने गौर किया हो, खासतौर पर कुछ महिलाओं ने जो है सीधे मोदी का नाम लिया, डायरेक्ट सवाल मोदी के से शुरू नहीं हुआ था, उनका जवाब लेकिन सीधे मोदी पर था। ये क्या बता रहे हैं सर? देखिए, मैंने शुरू में भी कहानी कुर्सी के बात करते हुए भी कहा था कि मोदी की छवि पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ठीक है कि वहाँ के एक लोकल लीडर, लोकल फेस हैं, लेकिन लोग मोदी को सामने लाता है। बिहार चुनाव के समय भी यही था, नीतीश जी के साथ लोग खड़े थे, बिल्कुल खड़े थे, लेकिन जब 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा था तो नीतीश के लोग भी अंतिम दिन जो है उन्होंने नीतीश जी का पोस्टर हटा करके नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए थे। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, जो उन्हीं के मुंह से, जुबान से सुनाया गया। इसका मतलब बहुत साफ है। 2-3 चीजें इससे निकल करके आए। एक तो महिलाओं का एक वर्ग है जो खुल करके कहता है कि परिवर्तन चाहिए। दूसरा, एक युवा वर्ग जो फैक्ट्री में काम कर रहा हो, कहीं और काम कर रहा हो, राजस्थान में काम कर रहा हो, गुजरात में काम कर रहा हो, वहां से वोट देने आया है, तो इसका मतलब वो चेंज के लिए देने आया है। ये भी वो बात खुल करके कह रहा है। इसका मतलब कि सूरत से जो ट्रेनें चली हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ने चलवाई होंगी या जो भी चलवाई होंगी, जिसने भी चलवाया या अपने से वो चले होंगे, बीजेपी ने भी चलवाई है और लोग खुद भी आ रहे हैं, तो वो परिवर्तन के लिए है। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी केंद्र में है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के केंद्र में ये रख करके पूरा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान। अभी प्रोफेसर साहब की ने, मैं बता दूं सर, इनकी होम मिनिस्ट्री बंगाल से है, इनकी तो खूब बात होती होगी सर। बिल्कुल, क्या रिपोर्ट है? देखिए, एक चीज तो है ना कि बंगाल में अगर आप जाएं तो जितने भी हम आइकन्स कहते हैं ना, नेशनल इंडिपेंडेंस के या फ्रीडम मूवमेंट के, उनमें वो सबसे ऊपर सुभाष चंद्र बोस को रखते हैं। वो इसलिए भी कि हीरो वर्शिप एक कल्चर रहा है बंगाल में। आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सौरभ गांगुली, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, ये एक बहुत बड़े आइकन रहे हैं जो हिस्टोरिकली उससे रिलेट करते रहे हैं। और पहले तो ये कहा भी जाता था वो
बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो। तो उसमें हीरो जो है वो एक बंगाली नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए लोकसभा में अगर मोदी जी को वोट मिल रहा था तो विधानसभा में ममता दीदी को वोट मिल रहा था, और ये कल्चर वहां बहुत पहले से है। रही बात आप कह रहे हैं लोगों को बंगाली हीरो चाहिए, बंगाली हीरो, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को ये फेस बनाते तो इनको ज्यादा फायदा होता, क्योंकि अभी भी संशय है और वो नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि मोदी जी एक पोटेंट फेस है पूरे हिंदुस्तान में। तो सब समझते हैं चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए बीजेपी जीतेगी तो चीफ मिनिस्टर तो बंगाल का ही बनेगा, हाँ, नहीं, बाहर का आगे थोड़ी बन जाएगा। दूसरी बात, वो जो एक कह रहे थे ना कि बांग्लादेशी, सोमनाथ बनर्जी ने भी कहा और श्री प्रकाश जायसवाल ने भी कहा, वो कह रहे थे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी या यहाँ एक वर्ग को, एक कम्युनिटी को घुसपैठिए के इन्फिल्ट्रेटर, वो इन्फिल्ट्रेटर वर्ड कर रहे हाँ, थे। मतलब जो भी करेगा, जो बिना सिटीजनशिप के आएगा तो इन्फिल्ट्रेटर ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ एक खास समुदाय के लोगों को घुसपैठिए कहा जा रहा है, उससे ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, राहुल गांधी ने भी एक बयान जारी, वीडियो मैसेज जारी किया था। सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए, जो चटगांव हिल से भाग उग करके आए थे वो तो शरणार्थी, क्योंकि उनको टेरराइज किया गया था, और जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उसके बारे में मैं बार बार जिक्र करूँ, जनरल एसके सिन्हा ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया था। लेप्सरॉन वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी ने वर्ड यूज किया था बांग्लादेश के। तीसरी बात जो है वो जिसे हम देख रहे हैं कि चेंज को लेकर के, कि चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बंगाल का ओवरऑल वोटर मानस क्या कह रहा है, वो तो अभी जो हमको दिखाई दे रहा है वो तो मुझे लगता है यदि पहले से रिलेटिवली यदि 3% 4% यदि बढ़ता है वोट, तो मुझे लगता है भारतीय जनता वोट तो पार्टी बढ़ना को चाहिए, आश्वस्त अभी होना चाहिए परसेंटेज इसके तो लिए। बहुत अच्छा है अभी तक का। एक ब्रेक ले लेते हैं। मैंने आपको बताया राहुल गांधी ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया था।